नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी। आज की कहानी में कौवे ने बताया कि चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, इन 3 लोगों को अपनी बातें कभी मत बताएं। अगर ये 3 बातें आप किसी को नहीं बताएंगे तो गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था और उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहा करती थी। वह सेठ हर महीने अपनी पत्नी के लिए नए नए गहने खरीदता था और अपनी पत्नी को बहुत प्रसन्न रखता था। सेठ के घर के बगीचे में एक बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष पर कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। सेठ और सेठानी दोनों कौवे की बहुत सेवा करते थे, बड़ी देख-रेख करते थे, क्योंकि वो कौवा बड़े सालों से उनके घर पर ही रहता था। सेठ हर रोज कौवे को खाने के लिए घर का भोजन देता था और कौवा भी उनसे बड़ा प्रेम करता था। वो कौवा अपनी जिंदगी में बड़ा सुखी था, क्योंकि उसको दाना पानी लेने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी दोनों उसको हर रोज स्वादिष्ट दाना पानी खिलाते थे। सेठ की जो पत्नी थी वो बड़े ही सीधे स्वभाव की थी, बड़ी ही भोली थी। उसकी एक आदत थी कि वो घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन की बात है, सेठ की पत्नी अपने पति से पूछती है कि पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर वो उसे सारी बात बता देता है। सेठ कहता है कि प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। एक जगह से अनाज खरीदकर दूसरी जगह पर मैं महंगे दामों में बेच देता हूँ। अपने पति की ये बात जानकर वो सेठानी बहुत प्रसन्न होती है। वो सोचती है कि मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है और ये बात सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कमाते हैं। अब वह सेठ की पत्नी पूरे नगर में इस बात को फैला देती है कि इस तरीके से हमारे पति पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। नगर के कुछ लोगों को जब ये बात पता चलती है कि सेठ किस तरीके से धन अर्जित करता है, तो वो सभी अनाज का धंधा करने लगते हैं। अब तो नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लग जाते हैं। इधर सेठ जिससे कम दामों में अनाज खरीदता था, वो भी अब उसे महंगे दामों में अनाज बेचने लगता है। इससे सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगता है। अब उसे मुनाफा नहीं होता है और धीरे-धीरे करके सेठ गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। ये देखकर सेठ बहुत चिंतित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन की बात है कि सेठ अपने व्यापार के धंधे से परेशान होकर बगीचे में बैठा था। तभी वो कौवा उड़ता हुआ आता है और कहता है कि सेठ जी, क्या बात है? आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं। सेठ बताता है, हे कौआ, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है और नगर के सारे लोगों ने अनाज का धंधा करना शुरू कर दिया है, जिस कारण अब मेरा धंधा बैठता जा रहा है।
सेठ की ऐसी बातें सुनकर कौवा कहता है कि सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं? किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है कि हाँ कौवा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने अपनी पत्नी को बताया था कि इस प्रकार मैं अनाज का व्यापार करके अपना धन अर्जित करता हूँ। अब कौवे को सारी बात समझ में आ जाती है। वो कहता है कि सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, ये 3 बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। तो गरीबी कभी भी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि सेठ जी, एक समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि वो अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। कौवा कहता है कि सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारक दुख है। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बड़ा मुश्किल है। कौवा आगे कहता है कि सेठ जी, वो गरीब आदमी जैसे तैसे करके अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी उनको भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उसे उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि जी, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं है, और अगर शाम को खा लें तो सुबह की उम्मीद नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी। आप पैसे कमाने के लिए परदेश चले जाएं। इस प्रकार से हमारा गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वो धन भी बेकार होता है। यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है तो किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लो। अब पत्नी के बार बार कहने पर वो आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से बाहर निकल पड़ता है। अब वो जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। वो बहुत दूर की यात्रा तय कर कर आ रहा था। बेचारा थक चुका था, तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का वृक्ष खड़ा है। उस वृक्ष की लंबी लंबी शाखाएं थी। उसकी टहनियां जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर वो बेचारा आदमी उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। कौवा आगे कहता है कि सेठ जी, वो बेचारा आदमी बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वो सांप उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था और सोचने लगा कि ये सांप इस बरगद के पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है और अब ये क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस वृक्ष की डाल पर एक तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे थे। सांप को देखकर डर के मारे तोता और मैना के बच्चे चिल्लाने लगे। वो गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि ये दुष्ट सांप उन बेचारे बच्चों को खाने आया है, और सोचने लगा कि मैंने तो अब इन बच्चों को देख लिया है, और अगर मैं अब इन बच्चों को नहीं बचाता हूँ
तो अब मुझे बहुत पाप लगेगा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे मनुष्य के हों या फिर पक्षियों के। बच्चों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। उधर सांप उन बच्चों के नजदीक पहुंच जाता है। तभी वो गरीब आदमी उठा और झट से बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। उसने उस सांप को मार दिया और नीचे फेंक दिया और फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे मन ही मन उस गरीब को बहुत दुआएं देने लगे। इधर तोता और मैना उसी समय अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को अपने पास आया देखकर तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो बच्चे अपने माता पिता को पूरी घटना बताते हैं कि आज जो इस वृक्ष के नीचे मनुष्य लेटा है, यह मनुष्य तो आज हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए आज एक बहुत भयानक सांप आया था। इस मनुष्य ने उस सांप को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके ऋणी हो गए हैं। यदि ये व्यक्ति उस सांप को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बहुत बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता मैना बहुत खुश होते हैं। तोता मैना उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे और बोले, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमको तुम्हारा ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वो गरीब व्यक्ति कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर का हारा थका था तो इस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तो मैंने देखा कि एक दुष्ट सांप तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए उनके घोंसले की तरफ जा रहा था और मैंने उसे मार डाला। तोता मैना बोले कि भाई, तुमने हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी तो बच्चों की होती है। बच्चों से अधिक प्रिय माँ बाप को संसार में और कुछ नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही तो जा रहे हो। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो अब हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन दोनों ने बताया कि हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं और हम दोनों हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि ये मोती मनुष्य के लिए बड़े ही मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं पर रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें रोज इसी तरह से ये कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वो गरीब आदमी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। आगे कौवा कहता है कि सेठ जी, वो गरीब आदमी उस मैना से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उस वृक्ष के नीचे उसने अपनी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चित हो गए, क्योंकि उनको उनके बच्चों की देखभाल करने वाला मिल गया था। अब वह निश्चित होकर सुबह अपने घोंसले से भोजन के लिए उड़ जाते थे और शाम को लौटकर आते थे और अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वो बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का
खूब धन्यवाद करते थे और उस गरीब आदमी को मोती लाकर दिया करते थे। अब धीरे-धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस व्यक्ति को 5 महीने गुजर गए थे और इधर तोता और मैना के बच्चे अब बड़े हो गए थे। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे अब कैसे हैं। तब तोता और मैना बोले, हे भाई, अब तुम निश्चित होकर के अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब इन्हें कोई भी भय नहीं है। तुम अब अपनी पत्नी और बच्चों को देखो। जब कभी भी हमसे मिलने का मन हो तो तुम इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर वो उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वो व्यक्ति उन मोतियों को लेकर अपने साथ अपने घर पहुंच जाता है। उसने वो मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी उन मोतियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि पतिदेव, तुम ये कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब उसने बताया कि हे प्यारी, मैं बीते 5 महीनों से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्होंने ही मुझे ये कीमती मोती दिए हैं। ये मोती बड़े ही कीमती और मूल्यवान हैं। इन्हें बेचकर हम अपना घर बनाएंगे और अपने बच्चों को अच्छे बस्तर लाकर देंगे। तुम्हारे लिए भी नए-नए गहने बनवाएंगे। कौआ आगे कहता है कि सेठ जी, अब तो वो आदमी उन मोतियों को बेचकर अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा और वो बड़े आराम की जिंदगी जीने लगता है। उस नगर का राम सिंह नाम का एक राजा था। एक दिन की बात है। राजा राम सिंह एक बहुत ही अजीब रोग से ग्रसित हो गया। अब तो राजा को देखने नगर में बहुत दूर-दूर से वैद्य आए और उन्होंने अपने-अपने तरीके से राजा का इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी जिंदगी तो बच सकती है, लेकिन अगर आपको तोता के बच्चे का मांस मिल जाए तो। अगर आप किसी तोता के बच्चे का मांस खा लेंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार अपने वैद्य की बात सुनकर राजा राम सिंह ने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो कोई व्यक्ति उसे तोता लाकर देगा तो उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। धीरे-धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते की तलाश में इधर-उधर लग गए, पर किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन की बात है। उस गरीब आदमी की पत्नी पड़ोस की कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें हो रही थी, तो बातों ही बातों में तोता की बात छिड़ गई। एक स्त्री बोली कि बहन, क्या तुम्हें पता है, राजा साहिब ने एक तोता के बच्चे को लाने का आदेश दिया है। तोते के बच्चे को लाना इतना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने अन्य महिलाओं के मुंह से सुना कि यहाँ के राजा साहिब बीमार हैं और राजा साहिब ने ये घोषणा की है कि जो कोई भी उन्हें तोता का बच्चा लाकर देगा तो राजा साहिब उसे सोनों के सिक्कों के साथ मालामाल कर देंगे। यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी कहने लगी, अरे बहनों,
तोता को लाना क्या कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 5 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। वह एक नहीं अनेकों तोताओं को ला सकते हैं। इतना कहने के बाद उस आदमी की पत्नी अपने घर को चली आई। इधर नगर की स्त्रियों ने जो उसके मुंह से अपने पति की इतनी तारीफ सुनी थी, अब सभी स्त्रियों ने ये बात जाकर अपने अपने पतियों से बताई और दूसरी स्त्रियों से भी कही। अब तो धीरे धीरे करके ये बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि हमारे राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। अब तो राजा ने अपने सैनिकों को कहकर उस आदमी को बुलाया और कहा कि आप तो तोता और मैना के साथ रहे हो, हमारे लिए एक तोते का बच्चा लाकर दे दो, इसके लिए हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। इतनी बात सुनकर वो आदमी घबरा गया और कहने लगा, महाराज आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोता के बच्चे लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इनकार करने पर राजा राम सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, हमें तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया, तो हम तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों को मरवा देंगे। कौवा आगे कहता है कि सेठ जी, मनुष्य सबसे कमजोर यहीं पर पड़ता है जहां उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आ जाए तो वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा के मुख से इन बातों को सुनने के बाद वो गरीब आदमी एकदम से घबरा उठा। वह सोचने लगा कि अब मुझे कुछ भी कर कर वो तोता का बच्चा राजा को लाकर देना ही पड़ेगा। अब वो घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा। कहने लगा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमको बिल्कुल भी अकल नहीं है। हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, तुमने ये सब बातें जाकर उन नगर की स्त्रियों को क्यों कही। और यही बात धीरे धीरे राजा राम सिंह तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं। जिन तोता और मैना ने हमें खाने के लिए भोजन दिया, रहने को नया घर दिया और पहनने को अच्छे बस्तर दिए, मैं उन्हीं के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। तुमने ये बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वो व्यक्ति कहता है, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली, आपके घर में कितना धन है, आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। दूसरा, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, आपसी लड़ाई झगड़े की बातें, आपसी मतभेद की बातें, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, दूसरों को कभी भी अपनी कमजोरी मत बताएं, क्योंकि वो हमेशा आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ जाए, वह बातें कभी भी बाहर नहीं करनी चाहिए। खास करके उन बातों को अपनी स्त्री से ना कहें, जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो और किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो, आपसी रिश्ते खराब होते हों। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में
ऐसी बातें पचती नहीं हैं। अब वो गरीब आदमी बोला, प्रिय, तुम्हारी ये एक गलती हमारे पूरे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में अपनी जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा राजा को लाकर देना ही होगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल करी, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उनको किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ। पत्नी कहने लगी कि पतिदेव, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और हमारे बच्चों की जिंदगी बचानी है, तो आपको ये पाप करना ही पड़ेगा। अब तो बड़ा लाचार होता हुआ वो व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वो तोता के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखा, तो वो बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश होते देखकर तोता मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से ऐसा कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? तोता कहता है, लेकिन बच्चों, एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वो कभी भी लौटकर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तब तोता के बच्चों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तोता बताता है कि बच्चों, यहाँ का जो राजा है वो बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे तोता के बच्चे का मांस खाने के लिए कहा है। इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई एक उसके साथ जाने के लिए तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हम दोनों की जिंदगी बचाई है और आज वो आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। इतने में वो व्यक्ति उस बरगद के पेड़ के नीचे आता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता मैना कहते हैं कि हे भाई, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वो गरीब आदमी उनमें से एक बच्चे को लेकर वापस लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कह देता है। राजा कहता है कि हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसके मांस को खा जाएंगे। उधर वो नौकर वो पिंजरा ले जाकर महल में रख देता है। अब क्या होता है, राजा राम सिंह का एक बेटा था। वो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे कुछ नहीं पता था कि ये तोता पिताजी के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोता का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर से तोते को पिंजरे में बंद देखा तो राजकुमार उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है कि मित्र, तुम इस पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालो। ये कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इस तरह इसका रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम इसे
आजाद कर देते हैं। अब इस प्रकार अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो पिंजरे को खोलता है तो वो तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। अब धीरे-धीरे ये बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोता को छोड़ दिया है और अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। यह बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने राजकुमार को तुरंत अपने पास बुलाया और गुस्से में उससे बोला, अरे नादान पुत्र, तुमने उस तोता के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा। मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को उस पर बड़ा क्रोध आता है। राजा उसे नगर से निकालने का आदेश दे देता है। अब राजा के सैनिक राजा के बेटे को ले जाकर नगर की सीमा के बाहर छोड़ देते हैं। उधर वो तोता का बच्चा उड़कर अपने माता-पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि मुझे राजा के बेटे ने आजाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो उन्होंने कहा कि पुत्र, राजा ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, पर वह स्वयं संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। वो तोता का बच्चा उसकी मदद करने के लिए राजकुमार के पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही समझ जाता है कि ये तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार उसे कहता है कि हे पक्षी, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिताजी ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? तब तोता कहता है कि हे मित्र, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। राजकुमार ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक पक्षी ही सही, कम से कम एक साथी तो मिल गया था। अब वो तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे नगर में घूमने लगते हैं। चलते चलते वो दोनों एक नगर के बहुत सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उसी बगीचे में उस नगर के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए आया करती थी। उस राज्य के राजा की बेटी का नाम रेखा था। राजकुमारी रेखा बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में हुआ करती थी। तोता और राजकुमार उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी उस राजा की कन्या अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने के लिए आती है। तो राजकुमारी को देखकर राजकुमार तो वृक्ष के पीछे छुप जाता है और वो तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वो उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन वो तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। इधर राजकुमार राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलकर राजकुमारी वापस अपने महल को लौट जाती है। राजकुमार राजकुमारी पर मोहित हो गया था। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोता ने कहा कि हे मित्र, तुम चिंता मत करो। तुम जिसे चाहने लगे हो, तुम्हें मैं उससे मिलवा दूंगा। राजकुमार तोते को बोला कि हे मित्र,
तुम कुछ भी कर कर मुझे उस राजकुमारी से मिलवा दो। मैं अब उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं पता लगाकर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ पर रहती है और कैसे तुम उससे मिल सकते हो। कौवा आगे कहता है कि सेठ जी, तो तोता राजकुमारी रेखा के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक लगे हुए थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और वो जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर तो राजकुमारी से मिलना बड़ा मुश्किल है। तुम एक काम करो, तुम अपना रुमाल मुझे दे दो। मैं तुम्हारा ये रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब राजकुमार का रुमाल तोता रात में लेकर जाता है और राजकुमारी के पास रखकर चला आता है और उधर से राजकुमारी की एक चुनरी साथ ले आता है। इधर जब सुबह का समय हुआ तो राजकुमारी रेखा नींद से जागती है। वह देखती है कि उसकी चुनरी उसके पास नहीं है और अपने पास रखे रुमाल को देखती है तो एकदम से राजकुमारी समझ जाती है और सोचती है, रात्रि में जब मैं सो रही थी तब जरूर कोई पुरुष मेरे कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ था। राजकुमारी एकदम व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। राजकुमारी सिपाहियों से पूछती है कि रात्रि में मेरे कक्ष में कौन आया था। तब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब तो राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी जाती है। अगली रात होती है तो तोता फिर राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी गई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखकर चला आता है। अगले दिन जब राजकुमारी सोकर उठती है और चिट्ठी को पढ़ती है तो चिट्ठी पर लिखा था कि हे राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यदि तुमको मुझसे मिलना है तो अपने बगीचे में आ जाना। मैं तुम्हें वहां पर मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में चली जाती है, लेकिन बगीचे में उसे कोई पुरुष नजर ही नहीं आ रहा था। वहां तो बस वही तोता घूम रहा था जो उस दिन उसने वहां पर देखा था। तोता ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम जिसे ढूंढ रही हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे ये वचन दो कि तुम ये बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को तुम बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने उसे वचन दिया कि मैं उसे बंदी नहीं बनाऊंगी। मुझे उससे मिलाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष तक पहुंच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सुंदरता को देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास में आकर बैठ जाता है और बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोलता है कि प्रिय, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य
असंभव नहीं होता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने उसे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो जाती है। अब तो रोजाना राजकुमारी रेखा उस राजकुमार को मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन उस राजकुमारी ने कहा कि हे राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह पर जाकर हम दोनों विवाह कर लेंगे और अनंत पूर्वक रहेंगे। राजकुमार ये सुनकर इस बात पर सहमति जताता है और यही होता है। वो दोनों घोड़े पर चढ़कर वहां से चले जाते हैं और काफी दूर जाने के बाद में वो एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों को एक साथ रहते रहते बहुत समय बीत चुका था और वो तोता भी उनके साथ ही रहता था। कौवा आगे कहता है कि सेठ जी, एक दिन कि उस राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब वो तोता उन्हें बोलता है कि देखिए मित्र, अब आप लोग अपने घर चले जाइए। अब तक तो आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपको आपकी पत्नी के साथ देखेंगे। वो आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उठ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं पर रुककर अपने पंख उगने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इस प्रकार वो दोनों, राजकुमार और उसकी पत्नी, अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी में एक नाबी नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार क्या देखता है, एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वो नाबी उसे बार बार हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को उस नाबी ने हटा दिया तो राजकुमार कहने लगा, अरे ये बेचारा इस प्रकार तो जल में डूबकर मर जाएगा। ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पे बार बार चढ़ रहा है, तो चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने उस नाबी से कहा कि आप इस चूहे को चढ़ जाने दो, राजकुमार के कहने पर उस नाबी ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही वो चूहा नाव में चढ़ जाता है तो वो अंदर जाकर छुप जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वो क्या देखते हैं कि नाव के अंदर धीरे धीरे से पानी आने लगता है। उसी चूहे ने उस नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था। इसी वजह से नाव में पानी भरने लगता है और जब नाव में पानी बढ़ने लगता है तो नाव पानी के अंदर डूबने लगी और धीरे धीरे जब पानी में पूरी नाव डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे और पानी के बहाव में राजकुमार बहता हुआ पानी की धार से बहुत दूर बह गया। इधर राजकुमारी रेखा भी पानी के बहाव के साथ बहती बहती एक राजा के बगीचे में जा पहुंची। जब उस बगीचे का माली राजकुमारी रेखा को बेहोशी की हालत में
वहां पर पड़ा हुआ देखता है तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब उस सुंदर लड़की को देखता है तो वो उस पर मोहित हो जाता है और उस सुंदर राजकुमारी को देखकर राजा उसे वहां से उठाकर अपने महल में ले आता है और राज्य वैद्य से उसका इलाज करवाता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं और राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा ने राजकुमारी रेखा के चेहरे को पहले ही निहार रखा था। अब तो वो राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महल में बड़ी आराम से रहो। राजकुमारी रेखा जो थी वह बड़ी ही बुद्धिमान थी। राजकुमारी ने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं इस समय राजा को विवाह करने के लिए मना करती हूँ तो राजा मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया। रेखा बोली, राजा साहिब, थोड़े दिन ठहर जाओ। कुछ दिनों के बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अब तो वो राजकुमारी उस राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। अब दूसरी तरफ उधर क्या होता है कि उसका जो पति था राजकुमार, जो पानी में बह गया था, वो बेचारा मुसीबत का मारा इधर उधर भोजन की तलाश में भटकता हुआ वहीं पर पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन करवाती थी। जैसे ही वो राजकुमार वहां पर पहुंचा तो वो राजकुमारी गरीब लोगों को भोजन करवा रही थी। तो एकदम से राजकुमारी उसे देखकर पहचान लेती है। उसकी ये हालत देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात राजकुमार को कह सुनाई और कहा कि हे स्वामी, आप आराम से यहीं पर रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए और जब हमें मौका मिलेगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो जाता है। अब वह राजकुमार भी राजा का नौकर बनकर उसी के महल में रहने लगता है और राजकुमारी रेखा की सहायता करने लगता है। राजकुमार भी अब राजकुमारी के साथ में गरीब लोगों को भोजन परोस के देने लगा। लेकिन ये बात उस राजा को नहीं पता थी कि ये राजकुमार इस राजकुमारी का पति है। राजा तो उस राजकुमार को अपना नौकर समझता था। राजकुमारी रेखा राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगाती थी। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ पर दाना चुगने आता है। अब तो उसका नया पंख निकल आया था। जब वो दाना चुगने आता है तो राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लेता है। राजकुमारी रेखा ने उस तोते को देखा तो उसकी आंखों में एकदम से आंसू झलक आए। उन्होंने उस तोते को पूरी कहानी सुनाई कि हम इस प्रकार यहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ के राजा को भी नहीं पता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। अब वो तोता कहने लगा कि हे राजकुमार, अब आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत करो। आज जब इस राजा के सारे सैनिक सो जाएंगे तो हम उसी समय तुम दोनों को यहाँ से निकालकर तुम्हारे पिताजी के घर पहुँचा देंगे। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय मौका देखकर राजकुमार और राजकुमारी उसी महल से निकल पड़ते हैं। वहां से निकलकर रात ही रात में
वो राजकुमार अपने पिता रामदास के महल में पहुंच जाता है। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के सामने पहुंचा। उन्हें देख करके राजकुमार का पिता अब बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत ही बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तभी राजकुमार ने बताया कि हे पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोता ने की जिसे तुम मारकर खा जाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और उसी ने मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से उस तोता की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और उसी दिन से राजा ने यह प्रण किया कि आज से कोई भी हमारे राज्य में पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सारे लोग पशु पक्षियों को दाना देंगे। इतनी कहानी कौआ सेठ जी को सुनाता है और कहता है, देखा सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है। इसलिए ये बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए कि जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप इस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर हम आपको मिलेंगे किसी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।